हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द प्रायोरिटी प्रिंसिपल, that is the related to geological nomenclature. In the previous video we have discussed about the reasons on the basis of which principle of priority is based, and now the second is that is the changes dictated by the rules of nomenclature. that is कि पहले जो है हमने देखा था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस के बेसिस पे जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो कैसे चेंज हो रहा था। जैसे जैसे उनके नए कैरेक्टर्स डिस्कवर हो रहे थे, उनके नेम्स में जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। नाउ कि नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी नाम को जो है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम को जो है वो कैसे सेट किया जा सकता है। फर्स्ट रीज़न इज़ डिस्कवरी ऑफ एन अर्लियर सिनोनिम। अब सिनोनिम की बात ये आती है, सिनोनिम बेसिकली मीन्स इट रेफर्स टू डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम स्पीसीज़। किसी भी स्पीसीज़ के अलग अलग नाम, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्नोवी आउल के लिए सबसे पहले जो है नाम जो दिया गया था दैट इज़ बाय लिनियस, दैट इज़ स्टिक्स स्कैंडिएका लिनियस। सेकंड जो नेम जो है उसे बाद में दिया गया दैट इज़ स्ट्रिक नॉक्टुओलिनियस, एंड एट लास्ट प्रेजेंटली जो है हम उसे ब्यूबो स्कैंडियाकस के नाम से जानते हैं। तो सिनोनिम जो है, जो सबसे पहला जो हमारा नाम था उसे ही वैलिड और उसे ही हम मानेंगे सीनियर सिनोनिम। सेकंड वन जो हमारा था दैट इज़ द जूनियर सिनोनिम, और प्रेजेंट नेम जो है उसे फिर नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया, एडजस्ट किया गया। सो बेसिकली यही है कि इफ़ द नेम विद द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन वाज अ फॉरगॉटन नेम, मतलब कि उसे पब्लिश तो कर दिया गया था लेकिन अब वो इतना यूज़ में नहीं है, वो फॉरगॉटन है, जूनियर सिनोनिम की तरह है। सो एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्कवरी, और if its original description was so poor that the identity could be determined only by examination of the type, और अगर मान लो उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी पुअर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसके डिस्क्रिप्शन जो है वो इतना जो है वो मैच नहीं कर पा रहा है उसके नेम से, सो द यूज़ ऑफ सच ए नेम अपीयर्स टू बी ओपन टू पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म। सो ऐसा नेम जो है वो क्रिटिसिज्म के लायक होगा। जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्सोनोमिस्ट जो हैं, वो इस पर जो है वो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि ये नेम वैलिड रहेगा कि नहीं, क्या इस नेम को चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। देन द सेकेंड रीज़न इज़ डिस्कवरी ऑफ एन अर्लियर होमोनिम। होमोनिम की जब हम बात करते हैं, होमोनिम बेसिकली मीन्स व्हेन सेम जेनेरिक नेम इज़ यूज्ड फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट ग्रुप्स और अ टैक्सा। सो सीनियर होमोनिम जो है वही वैलिड माना जाता है यूज़ के लिए। तो होमोनिम जो है वो बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है अगर सेम नाम हम रख दें तो वो होमोनिम कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, इकाइडना जो है वो एक नेम जो है वो दिया गया फॉर मोरेल्स इन 1777। फोस्टर जो कि एक टेक्सोनोमिस्ट है, उन्होंने ये नाम दिया। देन आफ्टर इन 1797 क्यूवियर एक अनदर टेक्सोनोमिस्ट है, उन्होंने स्पाइनी आंट ईटर के लिए भी इकाइडना नाम जो है वो रखा। लेकिन एट प्रेजेंट स्पाइनी एंट ईटर जो है उसे जो है वो टैकीग्लोसस जो है वो कहा जाता है। इलीगर ने जो है ये नाम जो है वो उसे दिया था 1811 के अंदर। सो बेसिकली होमोनिम जो है वो सेम नेम होंगे फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा हो सकता है कि इट इज़ फाउंड दैट एन अर्लियर प्राइमरी होमोनिम एग्जिस्ट फॉर अ वेल नोन नेम इन करंट यूज़। मतलब कि हमने कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया किसी टेक्सोनोमिस्ट ने, और वो नाम जो उसने दिया वो पहले से ही कोई और का था, किसी और ऑर्गेनिज्म का था। तो ये केस भी हो सकता है नेम चेंज के लिए। अब जो है नेम जो है वो चेंज होना होगा। सीनियर होमोनिम दैट इज़ जो अर्लियर नेम था उसे ही वैलिड माना जाता है, जूनियर होमोनिम को जो कंसिडर नहीं किया जाता। Then the next is discovery of an earlier genotype fixation. That is, it may be discovered that an earlier author has priority of genotype fixation. That is, उन्होंने पहले से ही किसी organism का genotype जो है वो fix कर लिया, and that he has selected a species which has been ट्रांसफर्ड इन द मीन टाइम टू अनदर जीनस। उसने जो स्पीसीज सेलेक्ट की थी वो किसी दूसरे जीनस में जा चुकी है, क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो
अपने ओरिजिनल जीनस से ना मिलके किसी दूसरे जीनस के साथ ज़्यादा मैच कर रहे हैं, और हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द टाइप ऑफ येट अनदर जीनस। तो दोनों कंडीशन है कि अगर जो है स्पीसीज़ के कैरेक्टर्स जीनस से मैच नहीं हो रहे हैं, उसे दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो भी उसके नेम जो है उसमें चेंज होना ज़रूरी है रूल्स के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ द अनदर रीज़न फॉर चेंज इन द नेम। Then at last, that is the discovery of inapplicable type specimens, that is when original description is vague, short, or otherwise lacking in essential diagnostic features. It may happen that the name is eventually applied to some species other than the original one. तो बेसिकली काफ़ी बार कई होता है कि कोई स्पीसीज़ डिस्कवर की गई, उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत कम है, कंफ्यूजिंग है, और उसमें उसके एसेंशियल जो फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया गया था, उसको नाम दिया गया था, वो नहीं बता पा रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि वो नाम जो है इवेंचुअली कोई दूसरी स्पीसीज़ पर बेस्ट हो, सूट करता हो, तो उसे जो है वो नाम भी दिया जा सकता है। मिस आइडेंटिफाइड स्पीसीज़ आर पर्टिकुलरली क्रिटिकल व्हेन दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज टाइप ऑफ अ जेनेरा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पीसीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई ही नहीं हुई हैं, तो उनको जो है किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना, किसी भी जेनेरा के अंदर रखना, वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। उनको नेम देना जो है वो भी काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द लॉ ऑफ प्रायोरिटी, कि कैसे ये कंसेप्ट जो है फॉर्म में आया, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनको ये फॉलो करता है। सो लॉ ऑफ प्रायोरिटी कवर्स द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 1758 टू द प्रेजेंट। अभी तक जो है ये बना हुआ है और इसे आज भी फॉलो किया जाता है। इट्स बेसिस इज़ टू बी फाउंड इन आर्टिकल 25 ऑफ द रूल्स एंड एज अमेंडेड एट पेरिस इन 1948। बेसिस इसका आर्टिकल 25 में मिलता है और पेरिस में जो है इसे अमेंड किया गया था 1948 में। इट्स एसेंशियल प्रोविजंस आर दैट द वैलिड नेम ऑफ अ जीनस और अ स्पीसीज कैन ओनली बी दैट नेम अंडर विच इट वॉज फर्स्ट डेजिग्नेटेड ऑन द कंडीशंस। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि वैलिड नेम वही होगा किसी भी जीनस या स्पीसीज का, उसे ही माना जाएगा, जो कि कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करता हो। सच कंडीशंस आर, जैसे कि अगर हम बात करें, द फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ प्रायर टू जनवरी 1931। 1931 जनवरी से पहले या उसके बाद से जो है अगर हम बात करें, दिस नेम वाज पब्लिश्ड, मतलब उसके पहले तक अगर वो पब्लिश हुआ है, एंड अकम्पनीड बाय अ डेफिनेशन और अ डिस्क्रिप्शन, और उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर है, देन दैट द ऑथर हैज़ अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ बायनोमिनल नोमेनक्लेचर, मतलब कि उसने पूरा ध्यान रखा है उस पर्टिकुलर स्पीसीज या जीनस के नेम को बनाते हुए, दैट ऑफ इट्स स्पेसिफिक नेम, दैट इज़ ऑफ जेनेरिक एपिथेट, दोनों को अगर उसने देखा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो किया है, तभी जो वो नेम है वो वैलिड और लीगल जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट बात आती है दैट ऑफ पब्लिकेशन, कि एक्चुअली में पब्लिकेशन होती क्या है। तो एक साइंटिफिक नेम है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो अवेलेबल होगा थ्रू पब्लिकेशन। अब पब्लिकेशन बेसिकली होती क्या है, तो वो क्लियरली जो है ओरिजिनल जो रूल्स थे ICZN के, उनमें जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन बाद में कमीशन ने जो है कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो बनाए जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई पब्लिकेशन मतलब है क्या। और फिर पेरिस में मीटिंग हुई इन 1948, वहाँ पर जो है इंटरनेशनल कमीशन में और भी क्लियर कर दिया कि पब्लिकेशन मतलब क्या क्या चीज़ होगी जिसे कि हम पब्लिकेशन कहेंगे। सो द कमीशन डिसाइडेड दैट अ नेम मेड पब्लिक prior to December 1950 31 1950 is regarded as published only if it comply with the following condition, कि दिसंबर 31 1950 से पहले तक जो नाम है उनको ही वैलिड माना जाएगा, उनको ही पब्लिश्ड माना जाएगा, जो कि फॉलोइंग कंडीशंस कंप्लीट करेंगे। क्या है वो कंडीशंस, हम देखते हैं। So the first one is it must be included in a document reproduced either by printing or by some other mechanical method, मतलब कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, उसका जो नेम है वो एक बेसिक जो है उसके डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, प्रिंटिंग की फॉर्म में हो, या फिर कोई अदर मैकेनिकल मेथड की फॉर्म में भी वो हो सकता है। देन द सेकेंड इज द डॉक्यूमेंट इन विच द नेम इज इंक्लूडेड मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट issued for the purpose of record and of consultation by interested person, मतलब कि मेन चीज़ ये है कि जो पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट होगा वो मेनली रिकॉर्ड बनाने के लिए ही
काम में लिया जाएगा, उसका कोई और यूज़ जो है वो नहीं होगा, और उसको जो है वो बनाया जाएगा जब कोई इंटरेस्टेड पर्सन्स जो उससे रिलेटेड हैं उनके कंसल्टेशन के बाद में ही। देन नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कौन सी जो है वो वैलिड नेम्स जो है कौन सी लैंग्वेजेस के ही माने जाएंगे, दैट इज़ ऑफ जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन एंड लैटिन। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। अब क्या है, authors were urged when drawing up descriptions to give not only a diagnosis but also a differential diagnosis indicating, मतलब क्या है कि authors को जो है ये सुझाव दिया जाता है कि आपको केवल किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन ही नहीं देना बल्कि उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस देने हैं, हर एक एस्पेक्ट को जो है वो कवर करना है। किसके केस में, इन केस ऑफ अ जेनेरिक और अ सब जेनेरिक नेम द कैरेक्टर्स विच सेपरेट द न्यू जीनस और अ सब जीनस from the previously described genus or subgenus to which it is considered most closely related। मान लो कोई दो जो है जीनस जो है वो डिस्कवर किए गए, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो काफ़ी सेम थे, तो एक को जो है जीनस बना दिया गया, दूसरे को सब जीनस बना दिया गया। लेकिन अगर हम उनके कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उनका डिफरेंशियल एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो अगर उनमें जो है वो चेंज दिख रहा है तो उनको जो है हम कंसिडर कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, उनके जो नेम्स जो हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ अ स्पेसिफिक नेम, अगर स्पीसीज़ के नेम की अगर हम बात करें, सो द कैरेक्टर्स विच सेपरेट द न्यू स्पीसीज़ फ्रॉम द प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ टू विच इट इज़ कंसिडर टू बी मोस्ट क्लोजली अलाइड। तो बेसिकली स्पीसीज़ का नेम जो है वो भी डिफरेंट मैटर करता है कि अगर दो स्पीसीज़ हैं वो क्यों डिफरेंट है, क्या उनका नेम जो है क्यों किस कैरेक्टर के बेस पे जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो उसका भी क्लोज एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द रिजेक्शन ऑफ द नेम्स, कि कौन सा नेम जो है वो रिजेक्ट होगा और कौन सा जो है वो वैलिड होगा। तो नेम्स प्रपोज्ड अंडर द रूल्स आर अवेलेबल। एग्जाम्पल हैव अ स्टेटस इज नोमेनक्लेचर, मतलब कि जो नेम रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, सारे कंडीशंस को देखकर बनाए जाएंगे, वो ही जो है वैलिड होंगे और उनको ही नोमेनक्लेचर में जो है पोजीशन मिलेगी। इफ़ दे डू नॉट कन्फर्म टू द रूल्स दे आर अनअवेलेबल एंड विदाउट स्टैंडिंग इन नोमेनक्लेचर। तो अगर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उनको जो है वो नेम्स की तरह जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, नोमेनक्लेचर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो इनवैलिड नेम्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होमोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सो एज इन केस ऑफ सिनोनिम, दो जो है नाम होते हैं, बेसिकली जो ओल्डर नाम होता है उसे हम सीनियर सिनोनिम मानते हैं, और जो रिसेंट जो नेम है उसे हम जूनियर सिनोनिम मानते हैं, जो कि वैलिड नहीं होता, जिसको जो है वो इनवैलिड जो है माना जाता है। होमोनिम के केस में भी जूनियर और सीनियर होमोनिम्स जो है वो होते हैं। सो अब तक हमने बात की द वैलिड नेम और इनवैलिड नेम्स की, जो करेक्टर्स क्या होते हैं जिनके बेसिस पे जो है नेम्स जो है वो डिफ़र करते हैं। अब बात आती है दैट इज़ बिफोर प्रपोजिंग अ न्यू नेम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ वन विच इज़ प्री ऑक्यूपाइड एन ऑथर मस्ट मेक श्योर ऑफ द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। नया नाम रखने से पहले जो है हमें 4 पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने होते हैं ऑथर को। फर्स्ट इज़ दैट देयर इज़ नो अदर नेम अवेलेबल फॉर द स्पीसीज और जीनस। अब उस स्पीसीज और जीनस का कोई भी पहले से कोई अगर नेम है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी प्री ऑक्यूपाइड नेम जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द प्री ऑक्यूपाइड नेम इज़ नो लॉन्गर अलाइव। उस ऑथर ने जो कि पहले उसे नाम दिया था वो जो है अलाइव नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। एंड एट लास्ट द न्यू नेम इज़ प्रपोज्ड इन द फॉर्म रिकमेंडेड इन द रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो नेम होना चाहिए। न्यू नेम इज़ इनवैलिड एंड अनअवेलेबल अनलेस प्रपोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 25 एंड 34 to 36। तो इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो है नया नाम जो है वो बेसिकली होना चाहिए। अथॉरिटी साइटेशन फॉर साइंटिफिक नेम्स। तो अब साइंटिफिक नेम्स के लिए जो है अथॉरिटी है वो क्या कहती है, उसका बेसिक साइटेशन क्या है। सो आर्टिकल 21 ऑफ द रूल्स स्टेट दैट author of a scientific name is that person who first publishes the name in connection with an indication
अ डेफिनीशन और अ डिस्क्रिप्शन। तो ऑथर वही होगा जो किसी एक पर्टिकुलर जो है नेम को पब्लिश करता है, और वो भी किसके कनेक्शन में, उसके डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन के कनेक्शन में। अगर थोड़े से भी चेंजेस डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन से अलग पाए जाते हैं तो उसे जो है ऑथर कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ प्रायोरिटी। हमने जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि बेसिकली क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या रीजंस हैं, क्या क्या जो है चेंजेस या रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है किसी एक नए नेम को प्रपोज करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।